जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पोर्टुगीज को आधा कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम पोर्टुगीज को पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो एक ही वीडियो है, जल्दी से देख लीजिए ताकि आपको दूसरों वीडियो में अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी रहे। तो देखो, इससे पहले हमने गामा, कैब्राल, अल्मेडा, अल्बुकर्क और नीनो दी सुन्ना ने जो काम किए थे उसको कवर किया था। और दूसरा, क्यों यूरोपियंस को दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा, हमने रोमन और बाइजेंटीन एम्पायर की भी बात कर ली है। साथ ही साथ ये ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास हुई थी, हेनरी द नेविगेटर एसेट्रा की भी बात कर ली है। ये हमारी सीरीज का दूसरा वीडियो है। जितना जल्दी हो पाएगा उतना मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले की वीडियो में हमने यहाँ तक कवर किया था कि फेवरेबल कंडीशन पोर्टुगीज की क्या क्या थी। अभी हम आगे कवर करते हैं। ये दावरी वाला पॉइंट बाद में लेते हैं, यहाँ पे आ जाइए। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ पोर्टुगीज। तो भाई जो पोर्टुगीज थे उनका भाई हर एक के साथ रिलीजियस में तो झगड़ा चल ही रहा है। तो वैसा ही था। एक तो अरब के साथ उसकी दुश्मनी थी, क्योंकि अरब वर मुस्लिम, और इनको पॉप ने ही बोला था कि भाई मुस्लिम है तो उनको भी हमें कम करना है और क्रिश्चियनिटी को फैलाना है। और दूसरा, मूर्स होते थे अफ्रीका के अंदर, मूर्स, उनके साथ भी इनका झगड़ा चढ़ता था। इनिशियली जो हिंदूज थे उनके तरफ ये टॉलरेंट थे कि भाई कोई इशू नहीं है, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब उनके फायदे की बात आने लगी, मतलब रिलीजन को स्प्रेड करने की बात आने लगी, तो हिंदू को भी परसिक्यूट करने में उन्हें कोई पीछे नहीं रखी थी। सबको बराबर मारा था, परसिक्यूट किया था। ओके, तो इस टाइम पे क्या हुआ करता था, जो अकबर थे वो टाइम बाय टाइम हर 10-15 सालों में एक रिलीजियस मीटिंग बुलाते थे, कि जिसमें बड़े बड़े लीडर्स आते थे रिलीजन के, अपने अपने रिलीजन के, और सब बैठते थे, मिलते थे, वार्तालाप करते थे। ठीक है, वैसे ही अकबर ने 1518 में एक मीटिंग बुलाते हैं। तो उस दौरान जो पोर्टुगीज थे उनके भी दो बंदों को बुलाते हैं कि भाई आप आए हो तो आप भी आ जाइए, हम भी देख लेते हैं भाई आप क्या है। तो पोर्टुगीज अपने दो बंदों को भेजते हैं, एक है रुडोल्फो एक्वाविवा और दूसरे एंटोनियो मोन्सेराट। कहाँ पे ये मीटिंग थी, तो भाई फतेहपुर सीकरी में थी। अभी ये पोर्टुगीज इस तरीके से जाते हैं कि भाई हम जाएंगे और अकबर को इतना इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। बट डेफिनेटली इट वाज नॉट द केस। ऐसा नहीं होता है। अकबर अगेन दूसरी बार भी मीटिंग रखते हैं। दूसरी मीटिंग उसके 10 साल बाद होती है, 1590 में, अगेन फतेहपुर सीकरी में ही होती है। इस बार भी दो बंदे जाते हैं, बट अगेन कोई फायदा नहीं निकलता है। अगेन तीसरी बार मीटिंग होती है, बट तीसरी जो मीटिंग थी वो लाहौर में होती है। और इस बार कुछ फायदा होता है। कुछ फायदा मतलब क्या, ये जो चीज थी कि लाहौर में होगी उसको परमानेंट बना दिया गया, तो इनको लगा कि हाँ भाई आगे हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, भले अभी ना कर पाए। ओके, तो ऐसा कोशिश होती है। देखो क्या होता है। दो बंदे थे, जेरोमी जेवियर और एमानुएल पिन्हेरो। ये बोलते हैं कि भाई अकबर का तो ऐसा ऐसा था, ये तो कन्वर्ट बंदा हुआ नहीं है, अभी इनका बेटा आया है रूलिंग में, जहांगीर, इसको देखते हैं। ये सोचते हैं कि भाई अकबर नहीं हुआ था, जहांगीर को कन्वर्ट कर लाएंगे। जहांगीर मतलब सलीम, सलीम अनारकली की जो कहानी है वही है। और ये तो एकदम उल्टा होता है। ये इन्हें तो पता चलता है कि भाई ये लोगों का ऐसा कुछ मोटिव होगा। ये पहले ही बोलता है कि भाई तुम यहाँ पे मत आना कभी। हालांकि शुरू में ये रहा, बट फिर वो थोड़े लिबरल हो गए और बोला कि हाँ ठीक है, अगर आपको रहना है तो लाहौर में मैं आपको एक जगह देता हूँ, यहाँ पे आप अपना चर्च बना लीजिए, और फिर जो भी आपको कॉलेजियम की एक्टिविटी करवानी हो करवाइएगा, आपको बैप्टिज्म करवाना है करवाते रहना। तो उन्हें लगा कि हाँ भाई जहांगीर मान गए हैं, अभी ये तो भाई कन्वर्ट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। तो जो उनकी सोच थी, मोटिव था कि हम राजा को कन्वर्ट करा लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो पाया। ऊपर से इन लोगों से गलती हो गई, सो अलग क्या हुआ देखो। पोर्टुगीज लूज अपना फेवर मुगल का स्टार्ट कर दिए लूज करना। कैसे, तो इसी टाइम पे जहांगीर के टाइम पे ये लोग बैप्टिज्म करते थे। बैप्टिज्म क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एक सेकंड रुके, बस मैं इसको नीचे कर लूं। अभी बैप्टिज्म में क्या है कि जो जीसस होंगे उधर ही, जो फादर होंगे, उनके पास कोई पर्सन आता है या फिर जीसस खुद लाते हैं। इसमें वो उनके ऊपर होली वाटर छिड़कते हैं। साथ ही साथ चर्च के अंदर भी पानी भरे हुए एक छोटा सा टंकी जैसा होता है, उनके अंदर पार्शियली या फिर कंप्लीटली 3 बार डुबकी लगवाते हैं। भाई 3 बार ऐसे डुबकी लगेगी। और 3 बार क्यों, एंड दी भाई स्पिरिट ऑफ, नॉट स्पिरिट एक्चुअली, ट्रिनिटी ऑफ होली फादर, सन और होली स्पिरिट, ये तीनों के नाम पर 3 बार डुबकी लगेगी और बोला जाएगा कि हाँ भाई इट इज एंट्री ऑफ पर्सन इनटू द क्रिश्चियनिटी।
तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि भाई आप क्रिश्चियनिटी को मानने लगे और आप क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हो। सिर्फ क्रिश्चियनिटी में ही नहीं, इवन जुदाइज्म में इसको भी फॉलो किया जाता है। जुदाइज्म भी ये फॉलो होता है। और इसके साथ-साथ ऐसा भी माना जाता है कि भई ये जो 3 बार डुबकी लगाई है, इससे जो भी पाप होते हैं उनका प्रायश्चित हो जाता है। सेम हिंदुइज़्म में भी है, उनमें भी भई आप गंगा में डुबकी लगाओ तो पाप प्रायश्चित हो जाते हैं। उसी तरीके का कुछ सिस्टम है, ठीक है? तो ये लोग बैप्टिज़्म फॉलो करते थे, सॉरी करवाते थे, ये फोर्स्ड भी होता था कई बार। ये आगे हम देखेंगे कि मुगल से लॉस किए उसका यही एक कारण था। तो चलो आगे देखते हैं, अभी क्या होता है। ब्रिटिशर्स का वही एंट्री हो जाता है इस सीन में। ब्रिटिशर्स आते हैं जहांगीर की कोर्ट में। कौन पर्सन आए थे? तो भाई कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे अपनी हेक्टर शिप को लेकर। अगेन इट इज पीवाईक्यू, बहुत मतलब पहले आया हुआ है शायद, पर पीवाईक्यू तो है भाई हेक्टर शिप में। अभी मुझे याद नहीं है, बट ये है कहीं पे, तो मैंने देखा हुआ है कोई स्टेट पीसीएस में या कहीं पे है ये। हेक्टर शिप में आए थे कैप्टन विलियम हॉकिंस। ओके, ये किसकी परमिशन से आए थे? तो भाई जो उधर के किंग थे जेम्स वन, उनकी परमिशन से आए थे कि भैया जाइए आप जहांगीर से बात कीजिए और बिजनेस चालू कीजिए। और जहांगीर ऐसे ही नहीं आए थे, जहांगीर बहुत सारी गिफ्ट्स लेके आए थे राजा के लिए, तो राजा ऐसे ही खुश हो गए। दूसरा भी इम्पोर्टेंट था कि जहांगीर जो थे वो तर्क की लैंग्वेज उन्हें आती थी, तो डायरेक्टली राजा से बातचीत कर रहे थे सकते थे, कोई भाई उन्हें मदद की जरूरत नहीं थी। तो राजा खुश हो गया, भाई जहांगीर खुश हो गए। उन्होंने मनसबदारी दे दी 400, सॉरी, यस यस, मनसबदारी दे दी 400 जगह थी, और सैलरी दे दी 30,000 रुपए। हालांकि उनको ये सैलरी तो कभी नहीं मिली थी, बट बोला गया, क्योंकि उसका मतलब यही है कि राजा खुश हो गए थे भाई। ओके, इधर कोई कहानी रुकती नहीं है। ये बोलते हैं जागीर को, सॉरी, हॉकिंस को बोलते हैं कि भाई हमारे भाई यहाँ पे है मुबारक शाह, आप चाहो तो उनकी बेटी से शादी कर लो। और हॉकिंस ने कर भी ली शादी की, भाई ट्रेड अगर हो रहा है तो कुछ भी कर लेंगे। हालांकि भी पोर्टुगीज को ये बात अच्छी नहीं आई। जैसे ही हॉकिंस थे, पोर्टुगीज आए, पोर्टुगीज ने भी राजा के कान भरे कि ये लोग अच्छे नहीं है, ये वो। तो जैसे ही ऐसा हुआ, ऐसे लड़ाइयाँ शुरू हो गई और हॉकिंस को ये कोर्ट छोड़ के जाना पड़ा। हॉकिंस निकल गया कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं जा रहा हूँ, गुस्सा होके वो निकल गया। तो ये सब धरा का धरा रह जाता है, उनकी जो भी मनसब बनसब थी वो भी ऐसी ही रह गई। और हाँ, ये तो बताने रह गए, मनसबदारी क्या होती है भाई, ये शायद पीछे आया था। यस, हाँ यहाँ पे मनसब। तो भाई मुगल में जो मुगल रूल था उस टाइम पे मनसबदारी चलती थी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मनसबदारी। ये मनसबदारी क्या हुआ करती थी? मनसबदारी का मतलब था एक्चुअली रैंक। ऐसा समझो कि मुझे जितनी भी मनसब मिली है, यहाँ पे मेन पॉइंट है मनसब, ठीक है? मुझे जितनी भी मनसब मिली है उतना मेरा रैंक है, मनसब है। मतलब समझ लीजिए मेरे पास 10 मनसब है तो मेरी रैंक एकदम नीचे है, और मेरे पास 100 मनसब आ जाती है तो मेरी मनसब रैंक ऊपर हो गई। और अगर मेरे पास 1000 मनसब है तो मेरी रैंक और ऊपर हो गई। और ये मनसब रैंक डिटरमाइन कैसे होती थी? तो इसमें भी डिटरमिनेशन के लिए था दो चीजें। मनसब के अंदर दो चीजें आती थी, एक था जाट, जेडेटी जाट, और दूसरा था सवार। सवार मतलब घोड़े, कि बंदा कितने घोड़े मेंटेन करेगा। जाट मतलब पर्सनल लेवल पे बात होती थी, ठीक है? अगर समझो कि 200 मनसब की बात की गई है और मनसब में बोला है कि 200 सवार आपको मेंटेन करने हैं। किसी एक पर्सन के पास समझ लीजिए 200 घोड़े हैं, 200 सवार है, ठीक है? तो उसका मतलब इसके पास 200 मनसब है। और समझ लीजिए किसी के पास 200 सवार है प्लस 100 जाट भी है, तो इस पर्सन के पास 300 मनसब है, तो इसकी रैंक हाई हो जाएगी। तो मनसबदारी इन शॉर्ट क्या था? इन शॉर्ट ये रैंक थी। जो पर्सन जितने सवार या फिर जाट मेंटेन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी रैंक तय होती थी। और ये कौन देता था? तो डेफिनेटली राजा देते थे। और ये किसको दी गई थी? अपने ये जो हॉकिंस थे उनको ये 400 मनसब दी गई थी। ओके चलो, फिर हॉकिंस तो चले गए। हॉकिंस के बाद कौन आते हैं? हॉकिंस के बाद आते हैं कैप्टन बेस्ट। कैप्टन बेस्ट अपने साथ एक बड़ी सी शिप लाते हैं, ड्रैगन शिप, और उसके सपोर्ट में एक छोटी शिप भी होती है, ओसियंडर। ये भी किसी पीवाईक्यू का पार्ट है, किसी पीसीएस में इसको पूछा गया था, या फिर पता नहीं यूपीएससी में पूछा हो, तो आई डोंट रिमेम्बर इट। ओके, और ये इसका यूज करते हुए जो पोर्टुगीज की फ्लीट थी, जो हमने पीछे देखा था ना, जिसको ये लोग बोलते थे अरमाड़ा, उनको हरा देते हैं। ये देख के भाई जहांगीर बड़ा इंप्रेस होते हैं कि भाई बंदा दम वाला है। इसीलिए जहांगीर इनको बोल देते हैं कि आपको कहाँ ट्रेड करना है बताइए। उधर आपको ट्रेड की परमिशन दी गई। तो पहली बार ब्रिटिशर्स को परमिशन जहांगीर के द्वारा कब दी जाती है? जब थॉमस बेस्ट आते हैं। और इसी टाइम पे पोर्टुगीज से थोड़ी सी गलती हो जाती है। वो क्या करते हैं, गलती गलती में जो मुगल शिप थी ना,
उनको भी ये पकड़ लेते हैं और बोलते हैं लाओ भाई लाइसेंस दिखाओ। हमने पीछे देखा था ना कि ये लोगों ने भाई कार्ट्रिज सिस्टम, परमिट सिस्टम इश्यू किया था। तो वो पकड़ते हैं और इससे मुगल गुस्सा हो जाते हैं कि ये क्या बकवास है भाई, हमसे आप लाइसेंस मांगोगे हमसे। इसलिए वो बोलते हैं मुबारक शाह को कि भी आप जाइए तो जरा और देखिए, तो वो वहाँ बड़ी कंपनसेशन लेके आते हैं कि भाई दूसरी बार हमारे सामने मत आ जाइए। इसलिए जो पोर्टुगीज की होप्स थी वो भी खत्म हो जाती है। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स खुश थे, खुश करवा के गए, ये लोग गुस्सा करवा के गए, तो ब्रिटिशर्स को फेवर मिल जाती है और पोर्टुगीज लूज करते हैं। इधर काम खत्म नहीं होता है, अभी देखो और बाकी है मुगल का और पोर्टुगीज का। दूसरा, ये लोग बैप्टिज्म बहुत करवाते थे, हमने देखा था, और ऊपर से ये लोग क्रिश्चियनिटी में लेकर स्लेव बना देते थे। इनसे गलती क्या हो गई, गलती से दो लड़की को उठा लेके आ गए, और वो दो लड़की थी वो कौन थी, तो वो मुमताज महल की स्लेव्स थी। यहाँ पे देखिए, सीज टू स्लेव गर्ल्स ऑफ मुमताज महल। मुमताज महल मतलब इनकी बीवी जहांगीर की, सॉरी माफी चाहूंगा, शाहजहां की बीवी, ठीक है भाई, मुमताज महल था ही इसी के नाम से, ठीक है चलो। तो इनकी भाई स्लेव्स को उठा लिया गया, तो शाहजहां ने बोला कि भाई कौन है जो हमारे भाई पत्नी की स्लेव्स को उठा लेके गया है, अब जाओ उनको पकड़ के लेकर आओ। पता चलता है ये तो पोर्टुगीज है। तो पोर्टुगीज की जो जो भी जगह होती है सब पे हमला ये बोल देते हैं और तबाही मचा देते हैं। और इधर वो रुकते नहीं है, बोलते हैं कि ये लोग बहुत कन्वर्ट करवाते हैं ना, एक काम करो उनके लोगों को उठा लो, उनको कन्वर्ट करवाना शुरू करो। तो भाई मुगल का भी काफी नुकसान हो गया डेफिनेटली, बट वो जो भी प्रिजनर्स लेके आए गए पोर्टुगीज, उन सबको बोला कि चलो हो अब इस्लाम में कन्वर्ट, और नहीं हो सकते तो मार दो सबको भाई। तो ऐसा परसिक्यूशन क्रिश्चियंस का थोड़े टाइम तक कंटिन्यू रहता है और फिर खत्म हो जाता है। तो इसी तरह पोर्टुगीज भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। दूसरा क्या था, पोर्टुगीज से उनको अब दूसरे भी काफी नुकसान चल रहे थे। जैसे कि भाई जो उनका कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस था वो खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि देखो, अगेन छोटी सी हम यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे, जैसे पहले वीडियो में हमने देखी थी। अभी यहाँ पे फोकस कीजिए। हमने बात की थी ना ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास, कि भाई स्पेन गए इस तरफ और पोर्टुगीज गए इस तरफ। अगर आपने देखा नहीं तो पहला वीडियो देख लीजिए। अभी जो पोर्टुगीज के राजा थे वो थे सेबेस्तीन। सेबेस्तीन मर जाते हैं और इनका कोई लीगल हेयर होता नहीं है, मतलब उनका वारिस नहीं होता है। तो जो स्पेनिश राजा थे, स्पेन के राजा थे फिलिप टू, वो बोलते हैं कि भाई इनका तो कोई नहीं है, पर ये हमारे दूर दूर के रिश्ते में होते हैं, और होते होंगे, गॉड नोज। तो फिलिप ने बोला कि जो भी इनका क्लेम, मतलब इनकी जो भी जमीन थी, इस पे अब मेरा क्लेम है, मैं इसका वारिस हूँ। और ये फिलिप क्या करने लगा, जो भी जमीन थी उसको धीरे धीरे हथियाने लगा। तो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, पोर्टुगीज की तो जमीन जा रही है ना, कि कोई राजा नहीं है और स्पेनिश लोग लेके जा रहे हैं। तो इसीलिए इस टाइम के दौरान, ये टाइम देखिए 1582 टू 1640, इस टाइम के दौरान पोर्टुगीज की पावर कम होने लगी थी। और देखिए वही टाइम है ना जब नीनो दे सुन्ना खत्म हो गया था, और उसी टाइम पे इनका और मुगल्स का और ब्रिटिशर्स का झगड़ा स्टार्ट हुआ। तो मतलब पोर्टुगीज ऑलरेडी वीक थे और उसी वक्त उनको ये सब भी फेस करना पड़ा। हालांकि फिर अलग बात थी, 1640 के बाद से पोर्टुगीज अपना चालू करते हैं पोर्टुगीज रिस्टोरेशन वॉर, जबकि स्पेन बिजी था अपने अंदर के वॉर में। स्पेन चल रहा था 30 इयर्स ऑफ वॉर में और कैटलोनियन वॉर में, बट इट्स फाइन, हमें मेन यही रखना था, ठीक है। और हाँ, इस टाइम का दाम क्या है, तो भाई आइबेरियन यूनियन, यूनियन क्या बात की हुई, क्योंकि वो स्पेनिश बोल रहे थे कि ये अभी हमारे साथ जोड़ लो, यूनियन कर लो। ओके। दूसरा क्या इशू था पोर्टुगीज के साथ, तो भाई कमर्शियल इन्फ्लुएंस उन्होंने शिफ्ट कर लिया था। क्या था, जैसे ये एरिया आ रहा है वैसे उनको साउथ अमेरिका बाजू भी जाने का मौका मिल गया। तो जो ब्राजील था, यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, शायद मुझे ध्यान नहीं है। इन शॉर्ट जब ब्राजील था, उनको वो ट्रेड ज्यादा अच्छा लगने लगा कि भाई ये ज्यादा अच्छा है, ब्राजील से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो वो लोग यहाँ पे फोकस करने लगे और इंडिया पे फोकस उनका कम हो गया। साथ ही साथ जो मराठास थे, मराठास का उस टाइम पर राइज हो रहा था, मराठास वाज सो पावरफुल एट दैट टाइम। तो मराठास ने उनके एरिया पास से सलसत्ते और बसीन वो सब आइलैंड जीत लिए। इवन यहाँ पे नीचे देखिए, मराठा ने थोड़े टाइम के बाद उनसे गोवा भी जीत लिया नेवल असोल्ट में। तो मतलब जो इंपॉर्टेंट जगह थी वो तो जा चुकी थी। ऊपर से उनके पास भी अभी ब्रिटिशर्स का सामना आ गया था, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं, डच आ गए थे, इंग्लिश आ गए थे, तो दूसरे लोग भी आ गए थे। दूसरा, उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी उनसे उनको ऑलरेडी बहुत कुछ नुकसान हो गया था। फिर ये मैंने आपको कहानी बताई स्पेन और पोर्टुगल की। उस टाइम पे क्या है, स्पेनिश ने पोर्टुगल को अपने अंदर धीरे धीरे ले लिया। फिर स्पेनिश की जो वॉर हो गई थी, वही वॉर पोर्टुगल की भी समझो, तो वो भी दिक्कत हो रही थी। फिर जो विजयनगर एम्पायर था वो फॉल कर गया था। तो जो गोवा हुआ करता था इंपॉर्टेंट लोकेशन,
वो इम्पोर्टेंट लोकेशन भी अब नहीं रही थी, क्योंकि मेन सेंटर ही नहीं था विजयनगर, तो भाई जगह का क्या ही होगा। और अभी कंपैरेटिवली पोर्टुगीज से ज्यादा रिसोर्सेस किसके पास थे, तो ब्रिटिशर्स और डच के पास थे। तो ये भी यहाँ पे नुकसान में थे थोड़ा सा। और ऊपर से भाई यहाँ के जो मुस्लिम्स थे, जो हिंदू थे, वो भी उनसे गुस्सा थे। तो हर एक रीजन उनके खिलाफ था, इसलिए पोर्टुगीज इंडिया से खत्म हो जाते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट हमने पोर्टुगीज खत्म कर लिया, बट थोड़ा सा उसका और देख लेते हैं। जैसे कि भाई पोर्टुगीज स्टेट कैसा हुआ करता था, यहाँ पे हाँ हाँ एक और पॉइंट था, अच्छा वो बता दिया। जैसे कि पोर्टुगीज ने 1661 में, जब उनका रिस्टोरेशन प्लान शुरू ही होने वाला था, यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट शुरू है, उस टाइम पे अपने को पावरफुल करने के लिए स्पेनिश के अगेंस्ट इंग्लिश के साथ रिश्ते अच्छे करने चाहे। इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स। उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश के राजा थे, सॉरी प्रिंस थे, चार्ल्स, उनकी शादी करवा दी पोर्टुगल की प्रिंसेस से, कैथरीन से। और बदले में क्या किया, जो बॉम्बे था इंपॉर्टेंट सेंटर, बॉम्बे उनको दावरी में दे दिया। दावरी मतलब दहेज में दे दिया। तो वो भी गया, तो एक और वो कमजोर हो गए इंडिया के अंदर। बट ये हमें पता चल रहा है ना कि ब्रिटिश पोर्टुगीज ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 61 का टाइम है। इस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, अपना रिस्टोरेशन कर रहे हैं, इसलिए। ओके, दूसरा क्या क्या था उनके स्टेट को आप देखो, तो भाई एक जनरल टेंडेंसी पोर्टुगीज की होल्ड करनी थी इंडिया में, वो क्या क्या थी। तो देखो 50 साल के अंदर ही उन्होंने बहुत मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स को अपने अंदर ले लिया था। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर थे, जैसे कि बैंगलोर, कन्नौर, कोचीन, कालीकट। फिर मालाबार का जो रीजन था, मालाबार का रीजन मतलब ये इंडिया है, ये वाला जो कोस्ट है उसको मालाबार बोलते हैं। वो रीजन में उनका इन्फ्लुएंस काफी अच्छा था। फिर अच्छी अच्छी उसने पोस्ट बना दी थी, मिलिट्री पोस्ट, जैसे कि सेंट थॉम चेन्नई के अंदर, इस एरिया में। नागापत्तिनम तमिलनाडु के अंदर। फिर भाई हुगली वेस्ट बंगाल के अंदर। और भाई कालीकट, कोचीन, कन्नौर, वो सब तो है ही है। फिर मेजर ट्रीटीज साइन की थी गोवा और डेक्कन के सुल्तान के साथ। विजयनगर के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते थे, मुगल्स के साथ भी थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुगल और मराठा की जो फाइट हुई थी उसमें सपोर्ट भी उन्होंने किया था। ये बहादुर शाह की बात चल रही है। और एट लास्ट ये कब चले जाते हैं, तो 1961 में लास्ट में जाते हैं। सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, सबसे आखिरी में पोर्टुगीज गए थे, मतलब सबसे ज्यादा कोई रहे तो वो पोर्टुगीज थे। और हाँ, अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा, ये जो गोवा से आखिरी में हम पोर्टुगीज को हटा देते हैं, ठीक है, वो ऑपरेशन एक हमने किया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन वॉट। ओके, तो ये पोर्टुगीज थे। और ये लास्ट में समरी कोई जरूरत नहीं है करने की। समरी में देखो यही है कि भाई 49 में आए, फिर कोचीन में स्टैब्लिश, कन्नौर में डिफीट, ये सब नॉर्मल बात है, वही हमने कर लिया है। हाँ, ये देखिए सिग्निफिकेंस क्या रहा, भले ही खत्म हो गए, सिग्निफिकेंस क्या था उनका। तो इनकी वजह से ही यूरोपियन एरा इंडिया के अंदर शुरू हुआ, कि यूरोप अगर ये आते नहीं तो यूरोप कभी भी नहीं आते। साथ ही साथ फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी फॉरेन पावर, हमें पता चली कि नेवी में फॉरेन पावर क्या होती है। क्योंकि अब तक तो जो चोला और मराठा थे वो नेवी को डोमिनेट करते थे। फिर इनकी जो शिप्स थी उनके ऊपर कैनन्स थी, मतलब बड़ी बड़ी बंदूकें हुआ करती थी। फिर इनके दूसरे इनोवेशंस थे, जैसे कि बॉडी आर्मर हुआ करता था कि भाई गोली ना लगे डायरेक्ट। फिर मैचलॉक गन्स हुआ करती थी। मैचलॉक गन मतलब ये जो गन, ये उस टाइम का आविष्कार था, बहुत काफी अच्छी गन हुआ करती थी, ठीक है। चलो, फिर जो आर्टिलरी है वो भी उन बोला जाता है कि इनको श्रेय जाता है कि आर्टिलरी हम यूज करते थे। फिर भाई इनके पास एक इन्फेंट्री हुआ, मतलब इन्फेंट्री में ये लोग मिलिट्री को रखते थे, एक ग्रुप जैसा बना दिया। फिर भी जो इनके शिप्स थे, शिप्स में हमें कासल्ड प्रो एंड स्टर्न देखने को मिलते थे। कहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड रुकिए, हाँ ये रहा, कासल्ड प्रो एंड स्टर्न्स। ये क्या होता है, इन शॉर्ट कोई शिप है ना, ये समझ लीजिए कोई शिप है। ये जो आगे का हिस्सा है उसको प्रो बोलते हैं, और जो पीछे का हिस्सा है उसको स्टर्न बोलते हैं। और इसको अगर मजबूत कर दिया है, मतलब कासल की तरह मजबूत, तो कासल प्रो एंड स्टर्न। फिर भी पायलट सिस्टम, मैपिंग, पेटिंग, ये सब मर्चेंट शिपिंग, ये सब पोर्टुगीज किए थे, तो उनको भी श्रेय दिया जाता है। साथ ही साथ सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ गोवा के अंदर बनाया है। फिर भी फोलिएज, मेटल वर्क, एम्बेडमेंट, बेडिंग ऑफ ज्वेलरीज, बहुत कुछ इन लोगों ने किया था, ठीक है। आज भी हम गोवा के अंदर बहुत कुछ इनका देखते हैं। और इसके बाद जो डच और इंग्लिश आए वो भी इनसे सीखे थे। इंडिया के मराठा मुगल्स भी इनसे सीखे थे शिप में, तो बहुत कुछ सीखे थे हम सब। सो दैट्स इट, इट वाज सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्टुगीज। अगले वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, तो पोर्टुगीज के बाद डच आएंगे, डच को कवर करेंगे, और ब्रिटिशर्स आएंगे, ब्रिटिशर्स को भी कवर करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंच है। मैं जितना जल्दी हो सके उतना इस सीरीज को खत्म करूंगा। वो शुरुआती लेक्चर्स के मेरे पास नोट्स नहीं है, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। बाद में हम और भी जल्दी जा पाएंगे।
और जो इवन शुरुआत के जो 2 चैप्टर हैं वो काफ़ी बड़े चैप्टर हैं स्पेक्ट्रम में, इसलिए उसमें थोड़ी देर लगी, बाकी अब जो चैप्टर हैं वो छोटे-छोटे चैप्टर हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या रहेगी कि आप जभी भी पढ़ो एक अपने सामने बुक सामने खोल लो स्पेक्ट्रम को, आप भी मेरे साथ-साथ पढ़ते जाओ। और अगेन आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले। अगेन जो संडे रहेगा, संडे को हम अपना करंट अफेयर करेंगे जो कि विज़न, पीआईबी और एडिटोरियल से रहेगा। साथ ही साथ अल्टरनेट डे पे हम जियोग्राफी भी करेंगे। इसके साथ-साथ मैंने सोचा है कि मैं जियोग्राफी भी कवर करवाता चलूँ। इवन सोचा तो मैंने ये भी है कि दूसरे सब्जेक्ट भी करवा दूँ, फिर मेंस की आंसर राइटिंग भी हम स्टार्ट कर दें कि भई हर एक दिन, दूसरे दिन हम या फिर कभी भी मेंस के मैं आपको क्वेश्चन दूँ और उसकी ही आंसर मैं खुद लिख के आपको डिस्कस करूँ कि भई इस तरीके से हमें लिखना चाहिए था। आप मुझे बताना अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है तो हम उस पे ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे। ओके चलिए, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और ये हमें कंटिन्यू करना है या फिर बंद करना है, तो प्लीज़ ऐसा मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।